यस स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जीरो ऑर्डर बोला गया है ना। तो जब इसमें हम लोग ऑर्डर लिखने की कोशिश करेंगे या हम रिएक्शन का रेट लिखने की कोशिश करेंगे, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर the reaction in which rate of reaction remains independent, ठीक है, of concentration of reactant are said to be zero order reaction। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में क्या होता है कि जो बच्चों आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिफाइन दैट द रिएक्शन जिसके अंदर रेट जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ बच्चों, ठीक है, ए से बना है बी, इफ इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना, तो जब मैं इसका रेट लिखूंगा तो आर इज इक्वल टू बच्चों होगा के और ए की पावर होगी बच्चों जीरो। ठीक है, ए की पावर कितना आएगा जीरो। अब किसी की पावर बच्चों में जीरो क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसी की पावर जीरो तो वो वन, तो आर इज इक्वल टू यहां से मिलेगा आपको सिर्फ के, है ना। तो आपने देखा कि बच्चों जो रेट होगा, क्या रेट के सामने कहीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ रहा है क्या, इस रिएक्टेंट का नहीं आ रहा है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सभी को समझ में आया? यस। अब ये जितने भी बच्चों जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसको अपन पहचानते कैसे हैं, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बच्चों जितनी भी होती हैं, मोस्टली 99% केस की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बच्चों मोस्टली क्या होती है, हाइड्रोजीनियस होती है। ठीक है, हाइड्रोजीनियस। हाइड्रोजीनियस का मतलब बच्चों क्या है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट होंगे, है ना, और जो प्रोडक्ट होगा, और अपन यहाँ पे कैटलिस्ट भी यूज करेंगे। तो हाइड्रोजीनियस रिएक्शंस में क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है और जो कैटलिस्ट है, उनमें सभी का और जो आपका स्टेट आएगा वो स्टेट कहीं ना कहीं अलग अलग होगी, डिफरेंट, कोई सॉलिड तो कोई लिक्विड, कुछ इस तरीके से। तो जनरली बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट। तो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शंस होती हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस पे परफॉर्म होती हैं। ठीक है ना, कैटलिस्ट के सरफेस पे जनरली आपकी परफॉर्म होंगी। ये बात सभी को समझ में आ रही है? इसमें सबसे अच्छा बच्चों एग्जांपल इनको दे रखा है, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल एंड थर्ड एग्जांपल। तो हम एक एनसीईआरटी के रिएक्शंस की बात करें तो एनसीईआरटी में बच्चों है अमोनिया का थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ हॉट प्लेटिनम कैटलिस्ट। यहाँ पे काफी गर्म होता है, ठीक है, हॉट प्लेटिनम कैटलिस्ट होता है। तो प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर अमोनिया का डिकम्पोजिशन होगा, तो N2 गैस बनेगी, H2 गैस बनेगी, है ना। तो मतलब कैटलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। और जीरो रिएक्शंस बच्चों जनरली कैसी होती हैं, हाइड्रोजीनियस इन नेचर होती हैं। आइडेंटिफाई आपको पहचानने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा बच्चों बोलूं मैं एक रिएक्शन ए भी मैं बोल सकता हूँ कि जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, गोल्ड के सरफेस पे, देखा है, डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ये भी एनसीईआरटी के रिएक्शंस है। तो मैं गोल्ड यहाँ पे गोल्ड लूंगा मैं, तो गोल्ड के सरफेस पे और हीट दूंगा, तो HI का बच्चों डिकम्पोजिशन हो जाएगा और डिसोसिएट होकर क्या बनाएगी, तो आपको पता है यहाँ से H2 गैस प्लस आपका आयोडीन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी आपको गोल्ड वर्क एज ए कैटलिस्ट, है ना, इसके सरफेस पे होगा, है ना। और भी अपन रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे बच्चों N2O गैस का डिकम्पोजिशन प्लेटिनम सरफेस के ऊपर। ये रिएक्शंस आपको दी जाएंगे, आपको पहचानना बिल्कुल आना चाहिए। अगर यहाँ पे कैटलिस्ट यूज बच्चों कर दिया है तो 100% वो फर्स्ट आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होगी। तो N2 का जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं हॉट प्लेटिनम सरफेस के ऊपर, तो यहाँ से N2 गैस बन जाती है और हाफ मोल्स ऑफ O2 गैस का फॉर्मेशन होता है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो जो कैटलिस्ट है उसके सरफेस पर रिएक्शन हो जाएगी, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन लगभग आपको बोली जाएगी। या बच्चों में बोलूं फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो एक स्पेशल केस एग्जांपल ऊपर दे रखा है, दिस इज एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, फोटो का मतलब बच्चों फोटोन से रिलेटेड है। फोटोन का रिलेशन किसी सनलाइट से होता है, आपको पता है। ठीक है, तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं उससे अगर बात करी जाए
तो इसमें H2 गैस और Cl2 गैस का बच्चों कॉम्बिनेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ HCl। तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको पहचान नहीं आई कि नहीं आई सभी को? बताओ स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ सभी को? तो आपको कैटलिस्ट मिल जाए या फोटोकेमिकल रिएक्शन हो, या बच्चों कहीं फोटोसिंथेसिस भी वर्ड यूज कर दें, फोटोसिंथेसिस, तो वो भी आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का एग्जांपल होता है। क्लियर हो गया सभी को? अच्छा कुछ बच्चे, हाँ एक पॉइंट और ध्यान रखो, फ्री रेडिकल वाला भी केस, या फिर कहीं ऐसा लिखा हो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहीं फॉलो हो रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी फॉलो होगा तो उसको अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन, है ना? तो देखो यहाँ आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने वाला है, या तो मैंने पढ़ाया था ना, सनलाइट की प्रेजेंस में H2 बच्चों बनाएगा H डॉट 2H डॉट, Cl2 टूट जाएगा 2Cl डॉट के अंदर, है ना? इस तरीके से अपन ने डिस्कस किया था। तो कहीं भी फोटोकेमिकल यूज किया जाए, कहीं भी फोटोसिंथेसिस यूज किया जाए, कहीं बच्चों वर्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज किया जाए, हाँ, या कहीं भी कैटलिस्ट यूज किया जाए, आप आंख बंद करके बोल देना कि सर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होगी और कुछ भी नहीं होगा। अभी क्लियर हुआ सभी को? यस। तो सबसे पहले आपने देखा आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि इसको अपन लिखेंगे कैसे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को लिखने के लिए हम बच्चों इसके एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं, है ना? तो ध्यान देते हैं। तो मैं सिंपल लिख सकता हूं कि बच्चों ए से क्या बना है, प्रोडक्ट, ठीक है? या फिर आप ऐसे लिख लो कि ए से क्या बना है बच्चों, बी। ऐसे भी लिख लो, कुछ दिक्कत नहीं। ए यहाँ पे रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट, है ना? मैं बोलूंगा बच्चों टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे, तो रिएक्टेंट कितना है, ए मोल, या ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है, और प्रोडक्ट बच्चों कितना होगा, जीरो होगा। टी इक्वल टू आफ्टर टी सेकेंड, टी टाइम बाद ये ए माइनस एक्स होगा, एक्स बाहर जाएगा तो प्रोडक्ट एक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहाँ से बच्चों में इसका अगर डिफरेंशियल अगर रेट लिखना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगा कि सर ए रिएक्टेंट है तो माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी। निगेटिव वन ने क्यों यूज किया? क्योंकि ए का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होगा, है ना? और बच्चों वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो वो आपका लिखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से, तो के ए की पावर जीरो, तो डी ए बाई डी टी, है ना? तो डी ए बाई डी टी को अपन ले सकते हैं यहाँ से डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, और यहाँ से आपका के ए नॉट, इस तरीके से। अब मैं इसको और थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके देखो समझाता हूँ, और भी अपन किस ढंग से इसको लिख सकते हैं। आप जरा ध्यान देना, ठीक है? अभी समझ में आपको आ जाएगा। जैसे बच्चों मान लो अपन ने रिएक्शन लिखी है कि ए से बी का फॉर्मेशन, है ना? मैं आपको सिंपल तरीके से लिखना सिखा रहा हूँ। तो बच्चों इसका रेट कैसे लिखा जाएगा, इस रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाएगा? तो आप बोलोगे सर कि इसका रेट लिखा जाएगा आर इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट और ए की पावर जीरो इफ इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और रेट को बच्चों अपन कैसे लिख सकते हैं डिफरेंशियल टर्म में? तो माइनस में डी ए डिवाइड बाई डी टी, बेसिक टर्म है, दैट इज इक्वल टू के। ये तो बच्चों फिनिश हो कितना हो जाएगा, वन, ए की पावर जीरो। तो ये आपको देखने को मिल गया, ठीक है? अपन अब बच्चों करते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन। अब ध्यान दो, क्योंकि मुझे डिफरेंशियल टर्म को हटाना है तो अपन इसका अपोजिट बच्चों इंटीग्रेशन लेके आएंगे। तो इंटीग्रल टर्म में लेके आऊंगा सी जीरो से सी टी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बच्चों देखो सी नॉट था, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपका टी टाइम बाद सी टी होगा, तो माइनस बाहर चला गया, यहाँ पे लिखा अपन ने डी ए। ठीक है, कैसे लिख रहा हूँ ध्यान दो आप। के को अपन ने इधर लिया, के कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। जब जीरो बच्चों टाइम था तो सी जीरो कॉन्सेंट्रेशन था, टी टाइम पे कितना, सी टी कॉन्सेंट्रेशन, और इधर अपन ले लेंगे डी टी को। आप जरा इसको इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ से देखो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं जब बच्चों इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ से डी बाहर निकल जाएगा, सिर्फ ए बचेगा, तो माइनस ए, और ए की पावर बच्चों लिखी जाएगी अपर लिमिट सी टी और लोअर लिमिटेड सी नॉट, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा। बाकी बच्चों इसको इंटीग्रेट अपन करेंगे तो वही जीरो से टी तक तो करेंगे, बाकी आपको यहाँ डी टी दिख ही रहा है, तो ये तो बच्चों यहाँ से फिनिश हो जाएगा। ये बचेगा के इंटू टी, डायरेक्ट आप लिख लो, है ना? या फिर ऐसे रख लो के इंटू टी, लोअर लिमिट जीरो, यहाँ से टी, अगर वैल्यू भी रखोगे तो आपको ही मिलेगा के इंटू टी। एक बार टी पुट करोगे माइनस, एक बार जीरो, तो टी माइनस जीरो टी आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों क्या मिलेगा,
तो देखो ये मिल जाएगा आपका सी नॉट माइनस, क्योंकि सी टी आप पुट करो फिर माइनस करके फिर आपका सी टी, तो एक बार माइनस सी टी आएगा ना, और ये जो सी जीरो के साथ भी माइनस होगा, एक माइनस पहले से आ जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा ना, माइनस में सी टी, मतलब एक ही जगह माइनस में सी टी, देन माइनस में ब्रैकेट में माइनस में सी नॉट, तो माइनस माइनस ये प्लस सी नॉट हो जाएगा, तो सी नॉट पॉजिटिव में आ गया और माइनस में सी टी आपको यहाँ पे, तो देखो ये आपको मिल गया यहाँ से एक एक्सप्रेशन। सभी को समझ में आ रहा है? तो बच्चों अगर कभी भी क्वेश्चन में आता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल ए, ये जो रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल ए आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो आप हमेशा बच्चों टिक करोगे सर इसका कॉन्सेंट्रेशन सी टी होगा। तो सी टी अपन कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, सी टी को अपन इधर ले जाते हैं, के टी को इधर लेके आते हैं, तो देखो सी टी पॉजिटिव हो जाएगा, सी टी इक्वल टू क्या हो गया, तो हो जाएगा सी नॉट माइनस के इंटू टी। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद में आपका जो रिएक्टेंट ए है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, तो उसका आंसर होगा सी नॉट माइनस के इंटू टी। के इंटू टी की वैल्यू को माइनस कर दो, यहाँ से आपको पता चलेगा। अब यहाँ से ग्राफ भी बना सकते हो, तो मैं करता हूँ बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सी अपन ने यहाँ लिख लिया बच्चों, प्लस आपका एम एक्स, है ना। तो इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है, सी नॉट देख रहे हैं ना, इंटरसेप्ट कैसा आपका यहाँ पे पॉजिटिव है। बाकी स्लोप की बच्चों बात करेंगे, तो देखो आप इस तरीके से ग्राफ बना लो, यहाँ ग्राफ के बारे में भी आपको आइडिया बैठ जाएगा। तो यहाँ पे अपन एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन लिया बच्चों, इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन है बाई एक्सिस पे, और इधर अपन ने लिया टाइम, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, सी नॉट, ठीक है। तो इंटरसेप्ट यहाँ पे आ रहा है बच्चों, इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, सी नॉट आ रहा है ना पॉजिटिव में, तो एक्स पे अपन ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ से सी नॉट और यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये वैल्यू आपकी सी टी हो जाएगी। फिर देखो यहाँ से स्लोप बच्चों, देखो टी अपन ने यहाँ पे लिया, स्लोप कैसा है, माइनस में के है, माइनस के मतलब स्लोप डिक्रीजिंग बनेगा इस तरीके से, समझ में आ रहा है सभी को। तो स्लोप यहाँ पे आपको मिल गया माइनस के, तो ये बन गया आपका जीरो ऑर्डर का ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में। सभी क्लियर हुआ? ये सभी क्लियर होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा है एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, इसी में और एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि जैसे अपन ने फिर से लिखा है जीरो ऑर्डर में ए से बी, मैंने वही बोला था कि टी इज इक्वल टू जीरो पे इसका ए होगा कॉन्सेंट्रेशन, ये जीरो होगा, फिर आफ्टर टाइम टी बच्चों क्या होगा, तो ये ए माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा एक्स। तो मैंने अभी पढ़ा था कि सी टी इक्वल टू क्या होता है, सी नॉट माइनस के इंटू टी, प्लीज ध्यान रखो, जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के इंटू टी, और टी ना स्मॉल रहेगा बच्चों, है ना, टाइम के साथ बात कर रहे हैं, स्मॉल, ये अपन ने भी पढ़ा था। अब देखो, अब मैं कॉन्सेंट्रेशन को लेके आता हूँ बच्चों, तो सी टी की जगह मैं क्या पुट करूं, बोलो, सी टी, टी टाइम बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन था, ए माइनस एक्स, तो सी टी की जगह अपन ए माइनस एक्स पुट करेंगे, सी नोट की जगह अपन ए पुट करेंगे, तो देखना नई इक्वेशन क्या बनती है, सी टी की जगह बच्चों आ गया ए माइनस एक्स, और सी नोट की जगह आपका आ गया स्मॉल ए, और माइनस में के इंटू टी। अब जरा कैंसिल कर दो आप, तो इस चीज से देखो ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से बचेगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के इंटू टी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू आ गया आपका के टी। तो क्वेश्चन कभी भी आए कि बच्चों आफ्टर टाइम टी एक्स जो पार्ट निकल रहा है ना, तो कितना पार्ट ए में से निकल रहा है या कितना पार्ट बी का फॉर्मेशन होगा, तो आंसर होगा जीरो ऑर्डर के लिए के इंटू टी, के इंटू टी का मल्टीप्लाई करना, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल है। अब देखो, अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, अब ग्राफ भी बना सकते हो। तो बच्चों देखो, टी अपन ने यहाँ ले लिया, एक्स यहाँ पे ले लिया, आप जरा कंपेयर करो यहाँ पे बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो इसी को अपन लेके आ जाते हैं, तो बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। और यहाँ से एम एक्स की बच्चों बात करें, तो एक्स एक्सिस पर ने टी ले लिया, तो यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा, तो एम आपका आ जाएगा के, और इंटरसेप्ट बच्चों तो है ही नहीं, तो वो आपका जीरो होगा। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, ऑलवेज फ्रॉम ओरिजिन। स्लोप कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा दैट इज इक्वल टू के, और यहीं पे अगर ग्राफ ऐसे भी बच्चों पूछता है, ऊपर नीचे भी चेंज कर देता है, कि मान लो उसने टी को यहाँ ले लिया होता, एक्स को यहाँ ले लेता, तो फिर बोलो स्लोप क्या होता, बोलो जल्दी से। उसने बदल दिया ना, उसने क्या किया है, उसने एक्स जो है ना, एक्स को उसने इधर ले लिया है और टी को उसने यहाँ पे ले लिया है, तो स्लोप इसका इस तरीके से आ जाएगा, बस बदल देना, तो स्लोप इसका 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई के, ये आपको स्लोप मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है?
टी को इधर कर दो ना, इस टी की वैल्यू को इधर कर दो, तो ये टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई के। तो 1/k आ गया ना स्लोप यहाँ से, तो आपको तो भी ग्राफ ऐसा बनेगा, बट स्लोप का आप डिफरेंस समझ लो, स्लोप कैसे लिया जाएगा। समझ में आया सभी को, ये भी एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर एकदम समझ में आना चाहिए। फिर बच्चों बात करते हैं सी टी। तो सी टी इक्वल टू आपने पढ़ा फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए सी नोट माइनस के इंटू टी, अभी सब लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है, सी नोट माइनस के इंटू टी, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे ये भी आता है कि टी 100%, कि भाई रिएक्शन पूरी तरीके से ना खत्म हो चुकी है, रिएक्शन पूरी कंप्लीट फिनिश हो चुकी है। बात आपको समझ में आ रही है। आफ्टर टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, अभी अपन ने पढ़ा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि टी टाइम के बाद में कितना एक्स पार्ट बाहर निकलेगा, वो भी आपने देख लिया। अब बात करते हैं रिएक्शन पूरी फिनिश हो गई है, कंप्लीट टी 100%, तो इसका मतलब है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन, तो उस केस में आपको पता है कि सी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। तो यही इसको फॉलो करते हैं, सी टी 0 हो गया, सी नॉट वैसे रहेगा माइनस के, जो टी दिख रहा है वो हो जाएगा टी 100%, टी की जगह अपन पुट करेंगे टी 100%। तो यहाँ से क्वेश्चन में बच्चों बन जाएगा टी 100% इज इक्वल टू सी नॉट डिवाइड बाई के। तो टी 100% रिएक्शन को कंप्लीट खत्म होने में, रिएक्शन को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, तो सी नॉट बाई के कर देना, आपको टाइम मिल जाएगा। समझ में आ गया सभी को। इसी तरीके से बच्चों में निकाल सकते हैं इसका हाफ लाइफ। मैं देखो आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इसका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब है रिएक्शन का आधा फिनिश होने में, टी हाफ। तो टी हाफ की बच्चों बात करेंगे, तो टी हाफ में क्या देखने को मिलेगा, टी हाफ में बेसिक सा पॉइंट ये होगा कि जो आपका सी टी है वो हो जाएगा सी नॉट डिवाइड बाई 2। सी टी की जगह सिर्फ सी नॉट बाई 2 पुट कर देना, तो टी हाफ डिफाइन हो जाएगा। तो ये बन गया सी टी की जगह सी नॉट बाई 2, दैट इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के इंटू टी। इसको आप इधर, और टी हो जाएगा टी हाफ, तो टी हाफ यहाँ से क्या बन जाएगा, टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी सी नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू के। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के बारे में आपको मिल गया। तो बच्चों हाफ लाइफ जो है ना टी हाफ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि जीरो ऑर्डर के अंदर जो हाफ लाइफ होती है, जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है, ये बच्चों डिपेंड करती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। लेकिन रेट बच्चों डिपेंड नहीं करता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे आपके जीरो ऑर्डर का, लेकिन जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ये दोनों बातें समझ में आ गई, ओके। तो बाकी आप इसका ग्राफ बना सकते हो टी हाफ के साथ, है ना। तो बच्चों यहां से आया था टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू के। प्लीज इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बच्चों जीरो ऑर्डर के लिए। तो मैंने के सी नॉट को यहाँ ले लिया और टी हाफ को अपन ने यहाँ ले लिया। तो देखो जरा ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। सी नॉट को अपन ने यहाँ लिया, तो ये देखो एक्स एक्सिस पे हो गया, टी हाफ आपका इधर हो गया है ना। तो ऑरिजिन से, बिकॉज यहाँ इंटरसेप्ट तो कुछ हो ही गई ना, तो बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट बच्चों यहाँ पे तो 0 होगा, तो ऑरिजिन से स्टार्ट होकर स्लोप पॉजिटिव है, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। समझ में आया सभी को, जीरो ऑर्डर इज क्लियर, एनी कंफ्यूजन। जीरो ऑर्डर बच्चों क्लियर हुआ सभी को, यस। हाफ लाइफ इज आल्सो क्लियर, परफेक्ट, ओके। अब देखो बात करते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म, अपन अभी देख चुके हैं, देखो है ना किस तरीके से अपन निकालेंगे। देखो वही फॉर्मूले हैं, यहाँ पर ए है, वहां पे सी टी अपन यूज किया, सी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी और प्लस में आपका सी नॉट। के कैसे निकालते हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये फाइल में आपको शेयर कर दूंगा लास्ट में। हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, तो व्हाट इज हाफ लाइफ, इट इज द टाइम in which the concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration। initial concentration से बच्चों आधा हो जाए, तो AT बोलो या CT बोलो, C नॉट बाई 2 या फिर E नॉट बाई 2 वही है। T की जगह T हाफ आ जाएगा, अपन रखेंगे तो देखो यही एक्सप्रेशन निकल के आया है कि नहीं आया। T हाफ किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। क्लियर हो गया, ओके। ग्राफ आपको अभी डिस्कस किया था अपन ने, आप ग्राफ फिर से देख लो बच्चों, है ना। तो यहाँ पे देखो स्लोप कुछ ऐसा आएगा, पॉजिटिव में अपन ने जस्ट देखा था, ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा था ना, ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आप सिंपल बच्चों कंपेयर करो हमेशा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, है ना, और आंसर आपको मिलेगा। अभी बहुत सारे ग्राफ इस पे आएंगे,
अच्छा, दूसरा बच्चों ग्राफ वन ने ये भी देखा था, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव में, माइनस के इंटू टी है, तो इसलिए ग्राफ हमारा ऐसा आएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ आपका आएगा। इंटरसेप्ट यहाँ पे पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर चला गया यहाँ से और फिर डिक्रीजिंग की तरफ आ जाएगा। ये दोनों बातें क्लियर हुई, ग्राफ भी। अब बच्चों बात करते हैं अपन फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। यस, तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन की अगर बच्चों बात करी जाए तो पहले पहचानेंगे इसको, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। अच्छा, मैं इसको लिखूंगा कैसे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखा जाए, तो आप ध्यान दो बच्चों, अपन ने लिखा है कि ए से बना है बी या फिर ए से बना है प्रोडक्ट, आप कैसे भी लिख लो। अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स की। तो एक चीज और, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, रेडियो एक्टिव डिके ऑलवेज, है ना, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है ना, अल्फा बीटा गामा रिलीज होता है डिफरेंट वेव्स, तो वो सारी की सारी बच्चों फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स होती हैं। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, ये एग्जांपल आपको मैंने एनसीईआरटी के लिखे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, इसलिए आपको इन्हीं को ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं के बेस पे आएगा। तो जब मैं इसका रेट लिखूंगा बच्चों, रेट एक्सप्रेशन, तो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू के और ए, उस ए की पावर 1, वहां पे 0 था, यहाँ 1 आएगा। फिर मैं रेट बच्चों लिख सकता हूँ डिफरेंशियल टर्म में, कैसे, माइनस माइनस में डी ए डिवाइड बाई डी टी, और नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से होगा के और यहाँ से फिर ए। फिर अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ से C0 से CT तक इंटीग्रेट कर दिया, माइनस को अपन ने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से डी ए डिवाइड बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू के इंटू ए। ठीक है, और इधर भी बच्चों इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से करेंगे अपन 0 से लेके टी तक। अब इंटीग्रेशन तो आपको बहुत ही बेसिक सा टर्म है ना, तो वो इंटीग्रेशन अपन फॉलो करेंगे और यहाँ से आपको देखो रिजल्ट मिलेगा। अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, यस, देखो, तो इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों आ जाएगा माइनस में, टर्म क्या था आपका, टर्म तो यही था ना, C0 से CT तक, ये था आपका डी ए डिवाइड बाई, उस उधर से एक को मैं इधर लेके आया, सिमिलर टर्म को अपन सेम साइड करते हैं इंटीग्रेशन में, सेम जितने भी सिमिलर पार्ट होते हैं उनको एक साइड कर लो इंटीग्रेशन में। फिर यहाँ से के, यहाँ से 0 से टी और आपका डी टी, तो डी ए डिवाइड बाई ए बच्चों एल एन हो जाएगा, नेचुरल लॉग, है ना, तो माइनस बाहर रखो, ये हो गया आपका एल एन, नेचुरल लॉग ऑफ ए, लोअर लिमिट इज C0 से CT, दैट इज इक्वल टू के, यहाँ से टी हो जाएगा 0 से लेके टी तक। अब यहाँ से आप जब वैल्यू पुट करोगे तो ये मिल जाएगा आपका एल एन C0 माइनस C0 माइनस, इसको इस ढंग से थोड़ा लिख लेते हैं, यहाँ लिखे अपन ने एल एन C0 माइनस एल एन CT, है ना, ये मिलेगा आपको, दैट इज इक्वल टू के इंटू टी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया। अब मुझे एल एन CT चाहिए, तो एल एन CT को अपन इधर कर देते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, तो एल एन CT इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से एल एन C0 माइनस के इंटू टी। बस इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी आपको फॉर्मूले में अगर दिक्कत हो जाती है तो प्लीज ड्राइव कर लो, ड्राइव करना मैं आपको सिखा रहा हूँ, बड़े सिंपल सा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल से स्टेप है। पर कभी फॉर्मूले में दिक्कत आ जाए इस चैप्टर में, तो आप ड्राइव कर सकते हो बड़ा सिंपल तरीके से और इजिली सॉल्व हो जाएगा। अब इसका आप ग्राफ भी बना सकते हो, तो ग्राफ भी आप देख लो एक बार, है ना। तो इधर बच्चे को अपन ने T लिया है और यहाँ पे अपन ने लिया है एल एन C0 और यहाँ पे लिया है अपन ने एल एन CT। ठीक है, अब आप इसे कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। ठीक है, तो c क्या हो गया, एल एन C0 हो गया। ठीक है, y अपन अपने यहाँ पे CT, एम एक्स की बच्चों बात करेंगे तो वो आपको दिख रहा है यहाँ से माइनस के इंटू टी। तो 100% जो भी ग्राफ बनेगा वो एल एन CT पे जाके जाने के बाद पहले तो इंटरसेप्ट देखो, तो इंटरसेप्ट कैसा है बच्चों, एल एन C0, इट इज पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर जाएगा। स्लोप है माइनस के, तो ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा इस तरीके से। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा आपका, माइनस के। क्लियर हो गया। अब इस नेचुरल लॉग से अपन बच्चों इसको चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, लॉग के टर्म में। तो लॉग में लिखेंगे तो अपन क्या करेंगे, 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा लॉग CT इज इक्वल टू, ये बेस 10 हो गया अब, है ना, तो लॉग आपका C0 माइनस में के इंटू टी डिवाइड बाई 2.303। तो एक ये लॉग के टर्म में आपको ये बनेगा
एक्सप्रेशन और नेचुरल लॉग के टर्म में बनेगा ये एक्सप्रेशन। तो जब आप इसका भी ग्राफ बनाओगे तो वो भी ग्राफ बच्चों यही डिक्रीजिंग ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बस स्लोप बदल जाएगा। यहाँ स्लोप की वैल्यू हो जाएगी माइनस के डिवाइड बाई 2.303, माइनस के डिवाइड बाई 2.303, वो भी आपका इसी तरीके से आएगा। और यहाँ पे अपन टी ले लेंगे, बाकी बच्चों यहाँ से होगा ln लॉग में सी नॉट और ऊपर हो जाएगा आपका लॉग में सी टी। ठीक है ना? तो यहाँ भी ग्राफ आपका डिक्रीजिंग ही बनेगा। समझ में आ गया सभी को? ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि अब यहाँ से बच्चों एक और ले सकते हैं कि भाई जैसे अगर आपका आ गया ln सी टी अपने निकाला था, ln सी टी इज इक्वल टू ln सी नॉट माइनस के इंटू टी, यही था। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? तो मैं करता हूँ इसको इसके नीचे डिवाइड, तो ये मिल जाएगा ln सी टी डिवाइड बाई सी नॉट। ऐसे तो मैं लिख सकता हूँ ना इसको, दैट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। अगर बच्चों नेचुरल लॉग आता है तो अगर मैं नेचुरल लॉग को हटाना चाहता हूँ तो सी टी डिवाइड बाई सी नॉट क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस के इंटू टी। ये भी लॉग में पढ़ा था ना हम लोगों ने, जब मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था लॉग, तब भी ये बातें करी थी। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन और बनता है कि आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद बच्चों सी टी की वैल्यू कितनी होगी? सी नॉट इंटू ई की पावर माइनस के इंटू टी। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आपको डाटा आने वाला है। समझ में आ गया? तो इस एक्सपोनेंशियल का अगर बच्चों ग्राफ भी आता है तो आप बना सकते हो। कैसे? वही बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कंपेयर करना है। यहाँ पे अपन ने टी ले लिया, यहाँ पे सी नॉट है, यहाँ पे अपन ने सी टी ले लिया, तो ये हो गया बाई एक्सिस पे इक्वल टू यहाँ पे आएगा एम एक्स और प्लस सी। इंटरसेप्ट तो बच्चों है ही नहीं है ना, इंटरसेप्ट यहाँ पे कितना है? 0। आप मेरी बात को समझ रहे हो? यस। बट एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिख के रखूंगा तो अपन कंपेयर नहीं कर सकते बाई इक्वल टू एम प्लस सी के साथ, तो मुझे ना इसको ओपन अप करना पड़ेगा, इसको सही से लिखना पड़ेगा। तो सही से बच्चों कैसे लिखेंगे? क्योंकि नेचुरल लॉग के साथ तो बनेगा नहीं ना। तो यहाँ से आफ्टर टाइम टी, सी नॉट ये हो गया। आफ्टर टाइम टी अगर बच्चों बात करेंगे तो ग्राफ इसका एक्सपोनेंशियली कुछ यूं आता है, इस तरीके से डिक्रीजिंग ग्राफ आता है एक्सपोनेंशियली। और ये इंटरसेप्ट ये सी नॉट। तो मैं फाइन अगर इसमें फाइनल इसको लॉग के टर्म में लिखूं तो ही ग्राफ बना पाएंगे। तो यहाँ से होगा एल एन सी टी इक्वल टू एल एन सी नॉट माइनस के इंटू टी, है ना? तो आप लॉग को हटा दो, एल एन नेचुरल लॉग को हटा दो तो लॉग लेके आएंगे, तो लॉग बच्चों क्या हो जाएगा? सी टी जगह लिख सकते हैं अपन ए माइनस एक्स, टी टाइम बाद हुआ था ना ए माइनस एक्स इक्वल टू एल एन कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। एल एन इसको हटा दो तो लॉग ए हो जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज लॉग ए, लॉग ए माइनस यहाँ से होगा के डिवाइड बाई 2.303 इंटू टी। समझ में आ रहा है? तो देखो ये आपका फिर इस ए को इधर लेके आ जाना, तो ये बन जाएगा लॉग ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए, दैट इज इक्वल टू यहाँ से माइनस के डिवाइड बाई 2.303 इंटू टी। तो एक आपका ये भी बन गया है यहाँ पे एक्सप्रेशन। बाकी एक्सपोनेंशियली बच्चों बात करेंगे तो ग्राफ ऐसे बना देना है। अब इसके साथ अगर ग्राफ बनाएगा तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो बड़ा सिंपल सा है, उसका ग्राफ तो कुछ आपका जाएगा स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, है ना? बिकॉज वो बोलेगा ना लॉग सी जीरो बाई सी टी, यहाँ ले लिया उसने और टी इधर ले लिया। तो देखो लॉग ये दिख रहा है ना सी टी बाई टी, ऊपर सी टी की वैल्यू ए माइनस एक्स, नीचे टी दिख रहा है, इधर अपन ने टी लिया है। क्लियर हो रहा है बच्चों? लॉग ए लॉग, अब यहाँ से आप देखो इसमें अपन ने क्या है, ऊपर सी जीरो बाई सी टी किया है, सी में इसको उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करेंगे तो ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो फिर ग्राफ आपका यहीं से जाएगा इस तरीके से, है ना? क्लियर हुआ सभी को अभी? हम्म। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के अंदर कि बच्चों टी टाइम की का रिजल्ट क्या होगा। जैसे ए से बी लिखा अपन ने, टी इक्वल टू 0 पे ये ए होगा, ये 0 होगा। टी टाइम बाद क्या होगा? तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, ये कितना होगा? एक्स। तो हम यहाँ से बच्चों बनता है एक्सप्रेशन टी के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, है ना? तो इस इक्वेशन को भी आपको ध्यान रखना है। ये इक्वेशन बच्चों वहीं से ड्राइव करी गई है, ऊपर आया था ना अभी, ऊपर अपन ने निकाला था कि टी इक्वल टू आया था एल एन सी जीरो बाई सी टी आया था इस तरीके से। तो अपन के इक्वल टू लिख सकते थे ना 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग सी जीरो बाई सी टी, ये तो अपन ने
देखा था ना, अभी निकाला था इक्वेशन, C0 की जगह बच्चों a आ जाएगा, Ct की जगह a माइनस x आएगा। ये तो अपन पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर हुई सभी को? फिर बच्चों यहीं पे आता है इसी से Ct इज इक्वल टू C नॉट e की पावर माइनस n इंटू k इंटू टी। ये भी इक्वेशन यहाँ से बन जाती है। क्लियर है? जब क्वेश्चन के अंदर ऐसे दे रखा हो कि बच्चों एन ए से बी का फॉर्मेशन, एन ए क्या है, यहाँ से पॉलीमर है, ऐसा एन ए से बी का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे बस एन साथ में ये आ जाएगा नंबर माइनस के इंटू टी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। सभी को समझ में आया इक्वेशन कौन कौन से हैं, ग्राफ कैसे बन रहे हैं? नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें टाइम को लेके। तो टी हाफ कैसे निकाला जाएगा? तो इसका टी हाफ का जो एक्सप्रेशन आता है बच्चों वो आता है 0.6, आप सीधा याद रखो 0.693 डिवाइड बाई के। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो आपका फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो हाफ लाइफ आता है, क्या वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करता है? तो नहीं करता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, बट जीरो ऑर्डर में डिपेंड कर रहा था। ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरी बच्चों बात करते हैं कि मान के चलो यहाँ पे रिएक्शन आपकी 100% कंप्लीटली फिनिश हो गई है। तो अगर 100% फिनिश हो जाएगी तो उसमें क्या टाइम आया देखते हैं। तो टी 100% इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, 2.303 डिवाइड बाई के लॉग, ऊपर बच्चों क्या था सी नॉट, नीचे क्या था सी टी था ना। तो टी 100% रिएक्शन पूरी खत्म हो चुकी है तो वो आपका जीरो हो जाएगा। जीरो डिवाइड बाई दिस, आपको पता है यहाँ से इन्फिनिटी मिलने वाला है। तो जो टी 100% आता है इसलिए बच्चों बोलते हैं इन्फिनिटी। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 100% क्या होता है, रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होती है फर्स्ट ऑर्डर की, तभी तो बोला जितनी भी रेडियो एक्टिव होती हैं लंबी समय तक चलती है इन्फिनिटी के लिए। तो टी 100% बच्चों इसका हमेशा इन्फिनिटी आता है। सभी को समझ में आ गया? अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, लाओ आपको बताता हूँ। जैसे बच्चों कहीं लिखा होगा टी 75% कंप्लीशन हुआ है, तो आप क्या समझते हो? टी 75% कंप्लीशन का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू अपन को लिखना है 75% ऑफ ए। जो ए दे रखा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसका 75%, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.75 इंटू ए, है ना। 75 डिवाइड बाई 100 इंटू ए लिखेंगे ना अपन, तो 0.75 इंटू ए। तो जो फॉर्मूला था ना हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था, तो टी का, तो टी 75 अगर निकालेंगे तो क्या लिखा जाएगा 2.303 डिवाइड बाई के, यहाँ से होगा आपका लॉग, और बच्चों यहाँ था ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, बस एक्स के जगह लाके इसे पुट कर दो। समझ में आया सभी को? तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से एक्सप्रेशन ए डिवाइड बाई ए माइनस 0.75 इंटू ए। बाकी इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा। ए की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी जाएगी। समझ में आ रहा है सभी को? अभी ऐसे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, सपोज टी 2/3 रिएक्शन इतनी फिनिश हो गई है, तो क्या आप लिखोगे? मैं आपको एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। तो बच्चों लिखना है एक्स की जगह, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 2/3 इंटू ए, बस एक्स के ये वैल्यू पुट कर देना, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन बच्चों दे रखा होगा सपोज टी 90% या टी 99%, तो क्या समझोगे? जैसे दे रखा होता है ना टी 99% ऐसे लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू 0.99 इंटू ए। समझ में आ रहा है ये जो बातें मैं बता रहा हूँ? टी 99.9% दे रखा हो तो भी आपको यही करना है। फॉर्मूला आपका यही है जो अपन ने अभी लिखा है। अब इसमें रेशियो भी आता है कि ऊपर बोला गया है कि सर टी 99.9% डिवाइड बाई टी 90%। तो कुछ नहीं करना है, बस एक्स की वैल्यू ऊपर से उठाओ, नीचे एक्स की वैल्यू उठाओ, फिर आप बच्चों पूरा फॉर्मूला इसमें उठा के पुट करो, रेशियो निकालो, आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके। एक मैं आपको एक मैं एक्सप्लेनेशन और देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन बच्चों इसमें ऐसे भी आता है कि जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था ए, फिर वो कह रहा है कि आफ्टर आफ्टर 50 मिनट, सपोज आफ्टर 50 मिनट ये बच्चों हो गया है a/2। फिर से बोला उसने आफ्टर 50 मिनट ये फिर से हाफ लाइफ, तो इसका a/4। फिर आफ्टर 50 मिनट उसने कहा ये कन्वर्ट हुआ है a/8। फिर से आफ्टर 50 मिनट उसने लिया है तो कन्वर्ट होगा a डिवाइड बाई 16, है ना। तो वो बोलता है कि यहाँ से जो आपके n हाफ लाइफ है, n हाफ लाइफ उस पर क्वेश्चन आता है। तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
आपको अगर कभी क्वेश्चन आता है कि बच्चों आफ्टर आफ्टर nth हाफ लाइफ, आफ्टर nth हाफ लाइफ, ठीक है, nth हाफ लाइफ के बाद आपका कितना रिएक्टेंट बचेगा, nth हाफ लाइफ के बाद कितना रिएक्टेंट बचेगा, तो उसका आंसर होगा a डिवाइड बाई 2 की पावर n। बस n की वैल्यू आपको यहां लगाना है, आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आता है इस तरीके से, अगर ये एक्सप्रेशन ऐसे आ रहा है तो आपको इसी ढंग से सॉल्व करना है। क्लियर हुआ सभी को? यस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो देखो, ये कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन है जो आपको एनसीईआरटी के अंदर दे रखे होते हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के जो हमारे एक्सप्लेनेशन है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में एक तो बच्चों रिएक्शन ध्यान देनी है आपको, और रेडियो एक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड बच्चों को ये भी आता है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इथीन इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब C2H4 ये गैस होगा, इसके साथ बच्चों जोड़ना है अपन को हाइड्रोजन, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H6 के अंदर, अनसैचुरेटेड से सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका, तो अगर इसका रेट लिखा जाएगा, इट इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट इज इक्वल टू होगा K, और डिपेंड करेगा सिर्फ C2H4 के ऊपर, उसकी पावर पर। ठीक है, ऐसे भी आता है। या बच्चों कभी क्वेश्चन आ जाए इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, सेकेंड ऐसे भी आ सकता है। ठीक है ना, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। ठीक है, कैन शुगर का इन्वर्जन, तो कैन शुगर के इन्वर्जन की बच्चों रिएक्शन क्या होती है, आपको सभी को पता होना चाहिए। C12H22O11, इसके साथ बच्चों अपन डालते हैं वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट जाता है ना ये कैन शुगर का जो, तो यहाँ से बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। हालांकि इस इमर्जन ऑफ कैन शुगर को अपन लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के नाम से भी कॉल करते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, फॉल्स। ठीक है, PSEUDO, स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर बच्चों काफी लार्ज अमाउंट में होता है। इफ वाटर आपको दिख क्या रहा है कि सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, ये दिख रहा है ना, बट आप ध्यान दो यहाँ पे कि जो अगर सॉल्वेंट बच्चों अगर एक्सेस अमाउंट में होगा, तो उस केस में इसको यूज नहीं करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स को एज ए मॉलिक्यूलरिटी में। बात समझ में आ रही है? इसी को अपन बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। या बच्चों क्वेश्चन है एसिड का हाइड्रोलिसिस, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस भी आ सकता है, वो भी इसी कैटेगरी में, अगर फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ही। जैसे ईस्टर का हाइड्रोलिसिस अगर आता है तो कैसे तो रिएक्शन रहती है, आपको पता ही है, एल्कोहल एसिड बनेगा COO C2H5, ये ईस्टर लिखा अपन ने, प्लस बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा, तो एक बन जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH, और एक बच्चों बनेगा आपका एल्कोहल C2H5OH, C2H5OH इधर से, बाकी आपका एसिटिक एसिड इधर से। तो दिस इज, यहाँ पे भी अपन ने वाटर मॉलिक्यूल्स यूज किया बच्चों लार्ज अमाउंट में। इफ सॉल्वेंट इज इन लार्ज अमाउंट देन इट इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, प्लीज इसको ध्यान रखना। बाकी बच्चों H2O2 का दिस इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, या N2O5 का, तो ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। या बच्चों रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की बात करी जाए, जैसे क्रिप्टॉन होता है ना, ये अपन ने पढ़ा भी है हेलोजन नो इनर्ट गैसेस के अंदर, 87 होता है इसका। जब इसको बच्चों डिसोशिएट करते हैं तो यहाँ से न्यूट्रॉन आपका रिलीज होता है, और प्लस यहाँ से क्रिप्टॉन आपका डिफाइन होता है, ये 36 हो जाएगा, ये 86 रहेगा। ठीक है ना, तो ये भी आपका रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। ये सब आपको एक्सप्रेशन प्लीज ध्यान रखना है जो मैं आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। क्लियर हुआ सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं? ग्राफ भी आपको समझ में आ गया फर्स्ट ऑर्डर का? तो देखो आप फटाफट से देख लो बच्चों, डिफरेंशियल ऑर्डर आपका ये रहा, बड़ा सिंपल सा है। बाकी आप यहाँ से देख लो, इंटीग्रेट रेट इक्वेशन ये रही, तो रेट अपन ने लिख लिया, रेट का बच्चों ये एक्सप्रेशन बनेगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, 0 से T तक इधर, A0 से AT तक आपका इधर,
फिर अपन वैल्यू पुट करेंगे, फिर एक एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, दूसरा एक्सप्रेशन ये होगा। इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। और सेकेंड वाला प्लीज ध्यान रखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, अपने ड्राइव करके भी देख लिया है और बात से आपको याद भी रहेगा अभी। ठीक है, एक बच्चों आता है इंटरवल फॉर्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। इंटरवल फॉर्मूला पे भी क्वेश्चंस बच्चों बनते हैं। ठीक है, तो अब बात है कि इंटरवल फॉर्मूला को अपन फॉलो कैसे करते हैं, तो इसको बच्चों देखेंगे अपन लोग कल। ठीक है, तो जो सेक्शन बचा हुआ है